जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में आपको भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज जो होगा जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक, जिसे कि हम 6 क्लास की एनसीईआरटी बोलते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप तैयारी करते हैं या किसी भी अपर लेवल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही काफ़ी ज़रूरत है, जिसमें से आज पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी की क्या भूमिका है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं यहां से, और बहुत ही जल्द मैं एनसीईआरटी को पूरा लेक्चर डालूंगा, जिसमें कि एनसीईआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में आपको आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी तरह का वीडियो रहेगा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी में। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जेपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पर पकड़ होनी बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसका क्या मतलब होती है? तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, इसमें लिखी गई है बात। जो सूर्यास्त के बाद आकाश में दिखना कितना अच्छा लगता है, और साथ साथ आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु को दिखते हैं। पहले आकाश में 1 या 2 टिमटिमाते या चमकते हुए बिंदु दिखाई देती है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे हम कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, तारा जो चमकती है या तारा उगती है तो एक दो को करके आती है, लेकिन जब रात ज़्यादा होगा, 11 बजेगा, 12 बजेगी, तो रात में पूरी तरह से देखिएगा तो चमकता हुआ तारा आपको प्रतीत होगी। सिंपल सी बात ये कर रही है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा जाता है। सिंपल सी बात यह है, जब ज़्यादा से ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देती है। उसके साथ साथ जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं, कुछ धुंधलापन होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जले हो। आकाश में हीरे मतलब चमक रहा है तो ये हीरा की तरह चमकती है, तो हीरे जले हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होती है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमानी अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, यानी कि चंद्रमा के समान ये चमकते हैं लेकिन टिमटिमाता नहीं है। सिंपल सी बात ये बता रही है, ये बिना टिमटिमाती ये चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है। आगे इसका स्क्रॉल करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से इस चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर, अलग अलग आकार का, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती है। आप संपूर्ण चंद्रमा की लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। 1 महीना में चंद्रमा को आप संपूर्ण पूरे चंद्रमा को एक बार ही देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं। यह एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कही जाती है। पूर्णिमा किसे कहा जाता है? तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कही जाती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कही जाती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कही जाती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कही जाती है? तो ये चंद्रमा कही जाती है या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर चंद्रमा देखिएगा, जो पूर्णिमा का दिन होगी तो पूर्णिमा के दिन आकाश पूरा एकदम, हम कह सकते हैं एकदम खुला होती है, एकदम साफ होती है। तो इसकी साफ होती है तो इसमें देखने में एक अलग ही मतलब फीलिंग आती है। इसके आगे देखता हूं, इसके आगे क्या कहता है? क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते हैं?
या क्यों नहीं पा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के लगभग 80% स्टूडेंट के ये सब पता नहीं होगा, जबकि हमें 6 क्लास की एनसीईआरटी में ये सब बात पढ़ने को मिलती है। चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीले वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। जैसे सूर्य का जो प्रकाश होती है, जो बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ये जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम आकाश में चंद्रमा को नहीं देख पाते, जबकि चंद्रमा रात दिन में भी उगे होती है। कितना स्टूडेंट के ये पता होगा? देखिएगा यहाँ पे बोल रहे हैं चंद्रमा जिसे हम बोलते हैं, चंद्रमा दिन के भी होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश तीव्र होने की वजह से ये नहीं दिखाई पड़ती है। सूर्य चंद्रमा, क्या लिखा हुआ है? सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोल पिंड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पे कह रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो खगोल किसे कहते हैं, खगोल पिंड किसे कही जाती है? तो खगोल पिंड किसे कहते हैं मेरे भाई? तो खगोल पिंड उसे कहते हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात को चमकती है उसे ही हम क्या कहते हैं? खगोल पिंड कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब हेडलाइट कर दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ खगोल पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। खगोल पिंड में भी हर एक आकार की होती है, हर एक प्रकार की होती है। कुछ खगोल पिंड ऐसा होता है जो गर्म होते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है जो गैसीय होते हैं, और कुछ ठंड होते हैं, ऐसा भी होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोल पिंड को तारा कहते हैं। तारा या सूर्य भी एक तारा है। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप याद रख सकते हैं। क्या यहाँ पे याद आप रख सकते हैं? आप याद ये रख सकते हैं जो तारा किसे कहते हैं। तो तारा किसको कहते हैं? जो जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में या सूर्य में ऊपर की ओर, सिंपल सी बात ये रखिए, जो ऊपर की ओर सभी में तो प्रकाश होती है, इसके साथ साथ इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है, उसे ही तारा कहते हैं। वो बहुत तेजी मात्रा में उस ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? तारा कहा जाता है। इसके साथ साथ तारा, सूर्य भी एक तारा है। कितना आदमी के पहले से पता था हमें जरूर बताइएगा। सूर्य एक तारा है, लेकिन ये बड़े आकार का तारा है। क्या है ये? और सब की अपेक्षा कुछ बड़े आकार की तारा होती है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग दिया हुआ है, इसको बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के वजह से यह महसूस नहीं होते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य से भी ऊपर क्या है? तो सूर्य से भी ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन सबसे, एक सेकंड, सबसे अधिक या बहुत अधिक दूरी पर होने की वजह से चंद्रमा हमें तारा, हम सिंपल सी कह सकते हैं, जो तारा हमें दूर से दिखाई नहीं दे पा रहा है, मतलब डबल दिखाई नहीं दे पा रहा है। सिंपल सी बात ये रखिए, दिखाई नहीं दे पा रही है। यहाँ पे दी गई है, जो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा। क्या लिखा हुआ है? आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से क्या है, देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देते हैं। हवाई जहाज अगर ये ऊपर की ओर उड़ती है तो कितना छोटा दिखाई देता है, जाता है, पंछी जा रहा है। जबकि नीचे जब आती है तो बहुत बड़े आकार में होती है, लगभग ऊपर 100 सीटें होती है, 100 सीटों से ऊपर होती है, बैठने की जगह होती है। ये सब देख सकते हैं। जैसे में देख सकते हैं ध्रुवीय तारा एक होती है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्रुवीय तारा दिया हुआ है। क्या चीज दिया हुआ है, ध्रुवीय तारा दिया हुआ है। यहाँ से एक व्यक्ति देख रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ये ध्रुवीय तारा हो गया। यहाँ से नयन कोण बना रहा है ये व्यक्ति और ऊपर की ओर देख रहा है, ये ऊपर की ओर ऐसे देख रहा है तो ध्रुवीय तारा की ओर दिखाई देता है। तो ये किसी भी तारा, ये छोटा तारा यहाँ पे नजदीक में है, यहाँ पे नजदीक में है, यहाँ भी नजदीक में है, यहाँ भी नजदीक में है, यहाँ भी नजदीक में है, जबकि ये संकेत तारा है, संकेतक तारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ध्रुव का तारा होता है जो कितना दूरी पर दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर मुंह किया हुआ है, पाछे पश्चिम हुआ, ये पूर्व हो गया। एक सेकंड, सॉरी। इसमें दिया गया है जो रात्रि में आसमान की ओर देखने के समय आप रातों में विभिन्न समूह को दिखते हैं। इसके साथ साथ इसकी आकृतियों में को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो ये आकृति दिखाई देता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी छोटा, ये सब जो होती है। यहाँ पे सिंपल सी कही गई है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, तारा का विभिन्न समूह है, समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इसे ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तारा के विभिन्न समूहों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। अर्सा मेजर एक नक्षत्र है। अर्सा मेजर क्या है, तो ये नक्षत्र है। बिग बियर क्या है, तो ये भी एक नक्षत्र है। इसको आप बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र है, जिसे कि सप्त ऋषि भी कहते हैं या सप्त सात, जिसे कि ऋषि संत के नाम से भी जानी जाती है। यह स्क्रॉल करता हूं, दिया गया है यह 7 दिनों के ये 7 दिनों के समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में, आपने क्या लिखा है, परिवार और पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएंगे। तो किस तरह से दिखाएंगे और किस तरह से बताएंगे, सिंपल सी बात है। जो ऊपर में जितने भी तारों का समूह को ही ये क्या कही जाती है, तो तारा के समूह को आकृतियां जो बनाती है, अलग अलग आकृतियां बनाती है, उसे नक्षत्र कहा जाता है या अर्सा मेजर कही जाती है। आगे है, प्राचीन समय में लोग रात्रि के दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, जिसे तारा जो कहते हैं। तारों, ये बाहर की तार नहीं बता रहा है, तारों के सहायता से ही दिशा निर्धारित करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर होती थी, इसे ध्रुव तारा भी कही जाती थी। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था। जो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता था उसे ही ध्रुवीय तारा या उत्तरी तारा के नाम से जाना जाता था। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। ध्रुव तारा की स्थिति को जानने की एक ही मूल मंत्र है, उसे क्या चीज है, तो सप्त मंडल के संकेत से हम जान सकते हैं। आसमान में मिलते हुए एक अल्पकालीन रेखा खींची जा सकती है, उसे आगे की ओर बढ़ाया जा तो यह ध्रुव तारों की ओर इंगित करती है। कुछ खगोल, स्क्रॉल कर रहा हूं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के सहायता से प्रकाशित होते हैं। ये तारों के सहायता से ही प्रकाशित होते हैं, सिंपल सी बात है। कुछ ऐसा खगोल पिंड होती है उसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ ऐसा भी, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, इसको आप VVI कर सकते हैं, इसको आप स्टार देके लिखिए, इसको आप स्टार दे करके लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे एक स्टार देकर के आप लिखिए, इसमें लिखा हुआ है जो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के सहायता से ही प्रकाशित होके ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, ऐसे पिंड ही ग्रह कहलाते हैं। यहां से देखिए ग्रह किसको कहते हैं, एक सेकंड जरा हम अब ठीक रहेगा। ग्रह किसको कहते हैं, तो ग्रह किसको कहते हैं मेरे भाई, तो ऐसे खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट भी कहते हैं, प्लेनेट क्या चीज होती है, तो एक ग्रह होती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाते हैं तो बनाते समय डायरेक्ट प्लानेट बोलते हैं। ग्रीक भाषा में इसे प्लेनेटाई भी बोलते हैं, प्लेनेटाइल भी बोलते हैं। ये शब्द बड़ा है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। क्या होता है इसका अर्थ, परिभ्रमण। इसका अर्थ ही होती है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाली। ग्रह जो होती है जो चारों ओर घूमती है, तो ग्रह किसे कहते हैं, जो खगोलीय पिंड में अपना स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ही ग्रह कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में, यहाँ 3-4 क्वेश्चन है जो याद रखिएगा। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोली जाती है। इसके साथ साथ ये प्लैनेट शब्द जो है जो किससे बना हुआ है, तो प्लानेटल से बना हुआ है। क्या चीज से, प्लानेटल जो है जो बड़ी शब्द है, इसे ग्रीक भाषा में बोली जाती है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म ही प्लानेट होती है। यहाँ तक आप लोग के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक क्या है, तो ये ग्रह है। कितना स्टूडेंट के ये पता है हमें जरूर बताइएगा, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में दी गई है। पृथ्वी भी एक तरह का क्या है, तो ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जितना भी ऊष्मा होती है यहाँ पे जो किससे प्रकाशित करती है, तो ये सूर्य से करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होती है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या होती है, तो सूर्य होती है। आप लोग के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। क्या यहाँ पे क्या दी गई है मेरे भाई, जरा इसको मैं मिटाने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ पे मिटा दिया हूँ, अब फिर से इसको समझने का प्रयत्न करूंगा। इसको फिर से समझते हैं क्या दी गई है। यहाँ पे दी गई है, सिंपल सी बात यह है, जिस पर हम रहते हैं उसे एक ग्रह कहा जाता है। इसके साथ साथ अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाशित करती है। क्या चीज, सूर्य से ये प्रकाशित करती है, इसके अपना एक सूर्य से ये प्रकाशित करते हैं। सबसे नजदीक, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन होती है, तो पृथ्वी की सबसे नजदीक तारा ही पृथ्वी है। पृथ्वी, सूर्य के सबसे नजदीकी का तारा जो होता है जो पृथ्वी होती है, बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीती प्रतीत होती है, चंद्रमा की तरह ही प्रतीत आती है। ये सप्तऋषि, ये ध्रुव है जो यहाँ पे अभी हम बताए थे, जो देख रहा था अभिव्यक्ति। इसके साथ साथ कुछ रोचक तथ्य है जो आप ध्यान रखिएगा, कुछ रोचक तथ्य है जो आप ध्यान रखिएगा। वो क्या है, कुछ रोचक तथ्य क्या है, कुछ रोचक तथ्य यह है जो बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, जिसे कि पृथ्वी से इन छल्लों या शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। सिंपल सी बात यह है, जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये जो चारों छल्ले हैं, जो ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी होती है। इसके साथ साथ पट्टियां हैं, इसका एक पट्टी भी होती है। इसमें पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखी जा सकती है। यहां से देख सकते हैं। इसको जरा मैं छोटा करने का प्रयत्न करता हूं, अब देखेंगे प्लीज। इसको मैं छोटा करता हूं जरा,
यहाँ पे देखिएगा आप, नेपच्यून यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे नेपच्यून है, ये देखिए नेपच्यून, नेपच्यून के साथ साथ यहाँ पे शनि है, क्या है, शनि है, यूरेनस है, बृहस्पति आ जाती है, बृहस्पति है, मंगल है, पृथ्वी है, शुक्र आ जाती है इस साइड, उसके बाद में ये बुध आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सूर्य है, क्या है, सूर्य है। कुछ इसमें से तथ्य है, उसको मैं देखूंगा, इसमें से तथ्य है कुछ, उसको मैं देखूंगा, ये तथ्य क्या कह रही है, ये तथ्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, नाचने का इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, प्लीज आप इसे देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है जो बुध है, जो सूर्य के चारों ओर एक ही परिक्रमा करता है। बुध जो है, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करती है, ये 88 दिनों में ये परिक्रमा पूर्ण करती है। कितना दिन लगता है? सबसे कम दिन में बुध करता है सूर्य का परिक्रमा। इसके साथ साथ सूर्य के साथ साथ उसके बाद में शुक्र आती है। शुक्र जो होती है, जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमा करने में टोटल 255 दिनों का समय लगता है। कितना? तो 255 दिनों का निश्चित समय लगती है। किसका? तो शुक्र का। उसके बाद में तीसरा नंबर पे आ जाता है जो पृथ्वी आती है। तीसरा नंबर पर क्या आती है मेरे भाई? वो आती है पृथ्वी। सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा करने में 365 दिनों का लगता है। 365 दिन का समय लगता है। इसी को हम 1 ईयर भी कहते हैं। 1 ईयर इसी को कही जाती है। अगर हम लोग बुध पर होते तो बुध पर 88 दिन में साल लगती, अगर शुक्र पर होते तो 59 दिनों का साल लगती। इसके साथ साथ पृथ्वी पे है तो 365 दिनों का साल लग रहा है। अपने अक्ष पर यहाँ पे लिखा गया है जो परिक्रमा करती है 365 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में ये कर लेती है। जैसे कि सूर्य को ये परिक्रमा करने में इतना समय लग रहा है, ठीक ना, 365 दिन। लेकिन अपने अक्ष पे जो अक्ष है, यहाँ से अगर स्टार्ट किया और यह अपना अक्ष पे आके घूम गया तो इसको 1 डे लगता है। 1 डे के कारण ही 1 डे इसमें टोटल लगती है। इसके साथ साथ चंद्रमा की संख्या 1 होती है। चंद्रमा की संख्या 1 होती है। ये सब क्वेश्चन तो आप लोग को बिल्कुल याद होगा। सूर्य की चारों ओर एक निश्चित परिक्रमा करने में, सूर्य को चारों ओर एक निश्चित परिक्रमा करने में टोटल समय जो लगती है 387 लगती है। कितना लगता है? तो ये 387 लगता है। टोटल जो है, जो परिक्रमा करने में 387 के आसपास लगती है, जो यहाँ पे लिखी गई है। इसके साथ साथ मंगल है। मंगल ग्रह जो होती है, मंगल के सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिनों का समय लगता है। अगर हम लोग मंगल पर आते तो 687 दिनों का साल लगता। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय मंगल भी लेता है। चंद्रमा की संख्या 2 है। चंद्रमा की संख्या ये 2 है। इस पे चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक होने के कारण, एक सेकेंड, सूर्य के बहुत ही नजदीक होने के कारण, सूर्य के बहुत ही नजदीक होने के कारण ये चट्टानों से भी बने हैं। किससे? चट्टान से बने हैं। मंगल ये चट्टानों से, आंतरिक ग्रह जो जितना भी है, जो आंतरिक ग्रह ये चट्टानों से बने हैं। इसको थोड़ा सा नहीं स्क्रॉल करते हैं ऊपर की ओर। उसके बाद में बृहस्पति आ जाता है। बृहस्पति जो है, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल
11 दिन का समय लेता है, 11 साल 11 दिन का समय लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं और 9 दिन घंटे में अगर लिखा जाए तो 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग इस पे 53 होती है। कितनी होती है? इस पे 53 होती है। शनि आती है। शनि जो है सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने लगते हैं। 5 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मंथ का समय लगती है। चंद्रमा की संख्या इस पे टोटल 53 है। इसके साथ साथ यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में यूरेनस को 84 दिनों का समय लगता है। 84 दिन साला अपने अक्ष पे जो साल जो होती है उसमें अपने अक्ष पे घूर्णन लगभग टोटली अगर करती है तो साल में कितने 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की ओर की संख्या इस पे कितनी होती है? लगभग 27 होती है। इस पे चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 27 होती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये 16 घंटे 7 मिनट चंद्रमा की संख्या है, जिसमें कि इसमें 13 है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए। सूर्य और एक पेज और पढ़ाते हैं। इसमें कुछ लिखी गई है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा का उपग्रह है, जो कि यह हमारी पृथ्वी के एक सहज है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो कि सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा को प्राप्त करते हैं। ये 7 है ग्रह है जो अन्य ग्रह है जो सूर्य से उष्मा का प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। ये सौरमंडल में क्या है? सौरमंडल 8 ग्रह है, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह। क्या चीज? क्षुद्र ग्रह। इसके साथ साथ उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं और इसका मुखिया को हम सूर्य कहते हैं। सौर परिवार के मेन मुखिया होता है, उसे हम सूर्य कहते हैं। इसमें देखते हैं, क्या आप जानते हैं? एक बच्चा है जो पूछ रहा है क्या आप जानते हैं? तो पौराणिक रोमन कहानियां में सोल सूर्य देवता के को कहा जाता था। सोल जो था, जो सूर्य देवता को पुराने कहानियां में या रोमन में कही जाती थी। इसका अर्थ होता है जो सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कही जाती है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए यह अधिक शब्दों का ही लिखा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिएगा, इसका जो मेन नाम है जो सोल से निकल के आया है, सूर्य का मेन नाम सोल से निकल के आता है। ये रोमन में ये कही जाती थी, ये कहानियां के तौर पे कही जाती थी रोमन में। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती? ऐसे कुछ शब्द हैं जो उसका उत्पत्ति हुई है। ऐसे बहुत से शब्द जिनका की उपयोग हम ऐसे एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में के लिए शब्द अलग हो जाते हैं, शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एवं अंग्रेजी शब्द में यह ग्रीक भाषा में लिखा गया, जबकि इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का हिंदी में अगर कही जाए तो हिंदी में क्या चीज होती है? तो पृथ्वी का विवरण, जबकि इंग्लिश में इसको ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह 2 ग्रीक शब्दों को मिलकर बनता है, जिसे हम जीई शब्द से कहते हैं। जीई शब्द पृथ्वी एवं ग्राफिक, पृथ्वी एवं ग्राफिक फिया का शब्द है, इसलिए इसे पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने हैं। सूर्य क्या है? सूर्य किसे कहते हैं? तो सूर्य जो कहते हैं, जो सूर्य किसको कहते हैं? तो सूर्य सौर मंडल का केंद्र एवं स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल
इससे सौर मंडल के बांधे रहता है। इसका खिंचाव बल जो होती है जो सौर मंडल को बांधे रहते हैं। इसके साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, सौर मंडल में के कुछ प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसका अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद इसमें बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये 14 पॉइंट कुछ है, तो लगभग 15 के हम लेकर के अप्रोक्सली ये 15 करोड़ किलोमीटर है। करोड़। सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो सबसे नजदीक का तारा हमारा है जो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है? तो यह है जो सूर्य है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ साथ ग्रह क्या होता है? इसका जो ग्रह होती है, जो ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, जिसे कि सूर्य से दूरी के अनुसार वे ऐसे है। सूर्य से, पृथ्वी से नहीं, सूर्य से दूरी के क्रम में तो सबसे नजदीकी अगर बोली जाए तो सूर्य के सबसे नजदीकी है बुध। उसके बाद आ गया शुक्र। इसको याद रखिएगा क्योंकि सजाने वाला देता है। बिहार दरोगा में अक्सर ये क्वेश्चन आते रहता है। तो बुध आती है, उसके बाद में शुक्र आती है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आती है, उसके बाद बृहस्पति आती है, शनि आती है, यूरेनस आती है तथा नेपच्यून आती है। ये तीनों 8 को आप ध्यान रखिएगा। सूर्य से इनकी दूरी के क्रम अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका यह है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड यूज नॉट्स। इसको अंग्रेजी में याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं रात के समय या रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनका गति का संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो सिंपल सी बात ये कही जाती है, जो खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन जो की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे खगोल शास्त्री कहते हैं। इस भारत के प्रथम व्यक्ति थे आर्यभट्ट। प्राचीन भारतीय के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही कहा था कि सभी ग्रह एवं चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोल विद ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं या खोजे जा रहे हैं। सिंपल सी बात यह है। इसके आगे पृथ्वी के बारे में कल से पढ़ेंगे। क्या चीज? पृथ्वी के बारे में कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए जय हिंद।